नमस्कार। अब क्लासिफिकेशन के बाद बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बाद हम आते हैं बैक्टीरिया की संरचना। तो ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इनकी साइज़, शेप किस प्रकार से होता है, उसके आधार पर। तो सबसे पहले हम आते हैं कि बैक्टीरिया की जो साइज़ है वो किस प्रकार से होती है। तो बैक्टीरिया की जो साइज़ है ये यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपी जीव है, मतलब यूनिसेल्युलर है, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। और सबसे पहले ये जो जीवाणु हैं ये 3 सूक्ष्म परिमाप के होते हैं और इनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, यानी कि ये और जल की बूंद में लगभग 5 × 10⁻⁶ जीवाणु हो सकते हैं। और 1 ग्राम ऊपरी सतह की मतलब टॉप सॉइल जो है, 1 ग्राम यदि सॉइल है तो उसके अंदर हमको इनकी संख्या लगभग 10⁻³ से 10⁻⁹ तक हो सकती है। इनकी माप जो है वो माइक्रोन में लिखी जाती है। माइक्रोन मतलब कि 0.001 मिलीमीटर। विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं में इसकी साइज़ में विभिन्नता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। तो जो गोलाणु है या कॉकस बैक्टीरिया जो है, इनका व्यास 0.5 से 2.5 माइक्रोन होता है, मिली माइक्रोन होता है। जबकि बैसिलस जीवाणु जो हैं ये कॉकस जीवाणु की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और इनकी लंबाई लगभग 0.3 से 15 मिली माइक्रोन होती है। इसके बाद इनकी चौड़ाई जो है वो 0.02 से 2 माइक्रोन तक होती है। इस्चेरिचिया कोलाई की लंबाई 1 से लेकर 3 माइक्रोन तक और व्यास जो है 0.04 से 0.07 माइक्रोन तक होती है। ये जो जीवाणु हैं ये लगभग 1 ग्राम जल में 5 ट्रिलियन जीवाणु आते हैं। और सबसे छोटे छड़ाकार जीवाणु जो है वो यू बैक्टीरियम, और जो सबसे यू बैक्टीरियम है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस, ये सबसे छोटे होते हैं। इनकी परिमाप लगभग 0.15 से 0.3 माइक्रोन तक होती है। जबकि बैसिलस बुश्चिली इसकी लंबाई 80 माइक्रोन तथा व्यास जो है डायमीटर जो है 3 से 6 माइक्रोन तक होता है। और सबसे बड़ा बैक्टीरिया मतलब साइज़ में सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो होता है वो सल्फ़र बैक्टीरिया होता है। और थायोफाइसा वाइल्यूटेंस नाम से सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है ये, और इसका व्यास लगभग 18 माइक्रोन होता है और इसकी लंबाई लगभग 80 माइक्रोन होती है। और बैगियोटोआ मिराबिलिस इसका व्यास, ये भी बड़ा जीवाणु है और ये लगभग इसका व्यास 16 से 45 माइक्रोन और लंबाई जो है 80 माइक्रोन या इससे भी अधिक होती है। इसके बाद जो विभिन्न आकृति में जीवाणु पाए जाते हैं, शेप आते हैं हम कि ये कितने शेप में पाए जाते हैं। तो जो विभिन्न इनमें काफ़ी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। सामान्यतः एक ही जाति के सभी जीवाणु लगभग एक समान होते हैं और आइडेंटिफिकेशन और वर्णन की दृष्टि से इनका आकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ये जीवाणु जो है कई तरह के गोलाकार, रॉड शेप्ड, स्पाइरल इत्यादि शेप के दिखाई देते हैं। हम सबसे पहले आते हैं कि जो रॉड शेप बैक्टीरिया है बैसिलस। बैसिलस कितने तरह के हमको दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो रॉड शेप्ड है ये सबसे सामान्य प्रकार के जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु रॉड शेप्ड, बेलनाकार, इनकी रॉड जो है वो या तो बेलनाकार होती है और ये मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अनेक बैसिलस जीवाणु लंबे और संकीर्ण होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं जीवाणु लंबे और संकीर्ण होते हैं और
दूसरे जो जीवाणु हैं वो छोटे होते हैं, जिनको हम कॉकस कहते हैं। तो जो इनकी औसत लंबाई जो है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है, इनकी औसत लंबाई लगभग 1.5 माइक्रोन से लेकर चौड़ाई इनकी 0.5 माइक्रोन होती है। इनकी औसत लंबाई और चौड़ाई है ये। और जैसे लैक्टोबैसिलस, बैसिलस सबटिलिस, अब इनके जो विन्यास है इसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। और एक सामान्य बैसिलस जिसको हम कहते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, और सिंपल रॉड शेप्ड होते हैं। तो जो बैसिलस शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बैसिलाई से हुई है, और जिसका अर्थ होता है रॉड या डंडा, छड़ या डंडा। और इन जीवाणुओं की आकृति छड़ या डंडे के समान होती है, और इसीलिए इनको रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहा जाता है। ये अब इनका जो विन्यास है, ये पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं ज़्यादातर। और ये हमको दो, जैसे मोनोबैसिलस, तो ये जो छड़ाकार जीवाणु है ये एकल रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनको मोनोबैसिलस कहा जाता है। डिप्लोबैसिलस ये दो के समूह में पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है डिप्लोबैसिलस निमोनाई। फिर स्ट्रेप्टोबैसिलस, ये जो स्ट्रेप्टोबैसिलस जीवाणु हैं ये एक लंबी श्रृंखला, मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की एक लंबी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। इनको हम कहते, और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस पियोजिनिस। ये यहाँ पर आप इस डायग्राम में ये देख सकते हैं, ये बैसिलस बैक्टीरिया है, ये सिंपल मोनोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया दो दो के उसमें रहते हैं ये पेयर में, और ये स्ट्रेप्टोबैसिलस एक लंबी श्रृंखला के रूप में रॉड शेप्ड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये डिप्लोबैसिलस, मोनोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसके बाद जो एक पैलिसेड भी पाए जाते हैं बैसिलस बैक्टीरिया, ये कभी कभी पैलिसेड टिश्यू के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसलिए इनको पैलिसेड बैसिलस बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम कॉकस। तो ये जो कॉकस बैक्टीरिया है ये गोल आकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं, और एलिप्सिडिकल भी हो सकते हैं, एलिप्सॉइड भी हो सकते हैं। इनका व्यास सामान्यतः 0.5 से लेकर 2.25 माइक्रोन तक होता है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ए ट्राइकस होते हैं। इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। जैसे माइक्रोकॉकस एगिलिस, माइक्रोकॉकस रोजियस, माइक्रोकॉकस ल्यूटियस इत्यादि। कभी कभी कॉकस जीवाणु जो हैं ये समूह में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिस तरह से हमने बैसिलस में देखा इसी तरह से ये भी समूह में व्यवस्थित हो सकते हैं। तो सिंगल जो रहते हैं, मतलब एकल रूप में जो रहते हैं, इनको हम कहते हैं मोनोकॉकस या स्फेरिकल या कॉकस। मोनोकॉकस, माइक्रोकॉकस कोकाई कहते हैं। ये जीवाणु अकेले मिलते हैं, जैसे माइक्रोकॉकस एजिलिस, माइक्रोकॉकस ऑरियस। इसके बाद आते हैं, ये दो दो के झुंड में रहते हैं, द्विविभाजन होकर दो दो कोशिकाएं बनाते हैं। जीवाणु कोशिका में द्विविभाजन होता है और उसके कारण से ये दो दो कोशिकाएं बना लेते हैं और दो दो कोशिकाओं के समूह में रहते हैं। इसको कहते हैं हम डिप्लोकोकाई या डिप्लोकोकस, और एग्जाम्पल है इसका डिप्लोकोकस निमोनाई। इसके बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिंगल माइक्रोकॉकस दो दो के झुंड में है। ये यहाँ पर ये सारे ये दो दो के झुंड में डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस के बाद टेट्राकोकस। ये जो टेट्राकोकस बैक्टीरिया है ये वर्गाकार आकृति के रूप में चार चार के झुंड में पाए जाते हैं। ये इस तरह से चार चार के झुंड में पाए जाते हैं, वर्गाकार आकृति में ही व्यवस्थित होंगे ये। एग्जाम्पल है इसका माइक्रोकॉकस टेट्राजिनस। फिर स्ट्रेप्टोकॉकस, जैसे स्ट्रेप्टोबैसिलस में हमने देखा था कि एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं ये इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पर भी ये कॉकस बैक्टीरिया मिलकर इस तरह से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं और लंबी श्रृंखला असामान्य अनियमित क्रम में विभाजित होते हैं और इस तरह से ये
एक ही दिशा में विभाजित होते, ये अनियमित रूप से विभाजित नहीं होते, एक ही दिशा में विभाजित होते हैं और इस तरह से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बाद आते हैं स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस में ये जीवाणु असामान्य और अनियमित क्रम में विभाजित होकर ऐसे गुच्छे के समान, जिस तरह से ये अंगूर के गुच्छे होते हैं उसी तरह से ये इस तरह से लगे हुए होते हैं झुंड में। स्टेफिलोकोकस अनियमित रूप से और असामान्य और अनियमित क्रम में विभाजित होते रहते हैं, जिसके कारण से ये ऐसे गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कहलाते हैं स्टेफिलोकोकस। फिर आते हैं सार्सिनी। सार्सिनी में ये गुलाब जीवाणु क्यूबाइड या पैकेट के समान नियमित आकृतियों में पाए जाते हैं और ये नियमित आकृति जो है जीवाणुओं का 3 तल में, मतलब 3 प्लेन से नियमित रूप से विभाजन होता है। 8 या 8 से अधिक कोशिकाओं की एक क्यूबॉइडल रचना बनाते हैं। इसको कहते हैं हम सार्सिनी। सार्सिना ल्यूटिया, सार्सिना वर्टिकुली इसके एग्जाम्पल हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बाद जो हेलिकल बैक्टीरिया या स्पाइरल बैक्टीरिया, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये बैक्टीरिया स्पाइरलियम और ये विब्रो, इस तरह से ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया हेलिकल बैक्टीरिया दिखाई देते हैं हमको। तो हम हेलिकल या स्पाइरल बैक्टीरिया की क्या विशेषताएं हैं, किस कारण से इनको हम हेलिकल, तो ये जीवाणु, ये बैक्टीरिया जो है ये कुंडलित या स्पाइरल आकार के होते हैं। जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा, स्पाइरल आकार के हैं ये, और ये बैसिलस और कॉकस जीवाणु की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 10 से 50 माइक्रोन और चौड़ाई 0.5 से 3 माइक्रोन तक होती है। ये फ्लैजिलेट होते हैं और प्रत्येक सिरे पर एक या एक से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये एकल या छोटी श्रृंखलाओं में भी छोटी छोटी श्रृंखलाएं बनाते हैं या एकल भी पाए जाते हैं, परंतु अधिक बड़े समूह में ये दिखाई नहीं देते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्पाइरिलियम अंडुलम, स्पाइरिलियम वोल्यूटेंस इत्यादि। ये जो 3 मुख्य आकारों में बैसिलस और सबसे अधिक संख्या, ये जो तीनों आकार हैं बैसिलस, कॉकस और स्पाइरल या हेलिकल, इन तीनों में से बैसिलस बैक्टीरिया सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इन 3 आकारों के अतिरिक्त कुछ और आकार हमको दिखाई देते हैं, जैसे विब्रियो। ये जीवाणु सूक्ष्म और मुड़ी हुई छड़ के समान या कॉमा के समान रचना, अंग्रेजी का कॉमा या विराम चिन्ह जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी का, वैसी इसकी संरचना होती है। इनके एक सिरे पर फ्लैजेला पाई जाती है। इनकी लंबाई लगभग 10 माइक्रोन और व्यास डायमीटर इनका 1.5 से लेकर 1.7 माइक्रोन तक होता है। एग्जाम्पल है इसका विब्रियो कोलाई या विब्रियो कोलरी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, ये कॉमा की तरह संरचना है। ये डायग्राम के जो है ये कॉमा की तरह संरचना है, ये इस तरह से, और ये स्पाइरिलियम, ये स्पाइरल इस तरह से हेलिकल बैक्टीरिया जो है ये, और इसके ये फ्लैजेला, दोनों सिरों पर ये फ्लैजेला उपस्थित है। इसके एक सिरे पर, कॉमा का जो ऊपरी सिरा जो पतला होता है वहाँ पर ये एक फ्लैजेला इनमें पाया जाता है। इसके बाद एक और आकृति हमको दिखाई देती है जैसे फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो बेगियाटोआ, थियोथ्रिक्स इत्यादि बैक्टीरिया जो है ये फिलामेंटस होते हैं। प्लियोमार्फिक कुछ बैक्टीरिया जो वातावरणीय परिवर्तन के अनुसार अपने आकार और अमाप को परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया अस्थायी परिवर्तन करने की, मतलब यदि एनवायरमेंटल कंडीशंस में कुछ परिवर्तन आता है तो उसके आधार पर ये अपने शेप और साइज़ में परिवर्तन ले आते हैं, और ये परिवर्तन अस्थायी होता है। इनमें परिवर्तन करने की, इस तरह से वातावरण से लड़ने की क्षमता होती है। इस प्रकार के जीवाणुओं में इनके जीवन चक्र में एक से अधिक रूपों में इनको देखा जा सकता है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी तो ये अपने आप को चेंज करने की क्षमता रखते हैं शेप और साइज़ में। तो इस कारण से हमको ये एक से अधिक रूपों में दिखाई दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर,
सूक्ष्म और दीर्घित छड़ अथवा सूक्ष्म छड़ों की श्रृंखला के रूप में स्ट्रेप्टोबैसिलस के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से एक से अधिक रूपों में, मतलब अपनी लाइफ साइकिल में एक से अधिक रूपों में यदि ये पाए जाते हैं तो हम इनको कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। इसके बाद जो एक शेप और बचता है वो है स्पाइरोकीट। तो ये जीवाणु कॉर्क के स्क्रू के समान संरचना वाले होते हैं और एट्राइकस होते हैं। इनकी लंबाई की तुलना में इनका व्यास कम होता है और ये अत्यधिक लचीले होते हैं। इसके बाद स्टॉक्ड बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं इनकी एक बाह्य कोशिकी, जीवाणु में एक बाह्य कोशिकी संरचना होती है जो संपूर्ण कोशिका को घेरे हुए होती है और इस संरचना को हम कहते हैं प्रोस्थिकी। और ये हल्की और दृढ़ संरचना होती है। प्रोस्थी की उपस्थिति के कारण ये प्रोस्थिकेट बैक्टीरिया भी कहते हैं इनको, और इनको दो वर्गों में बांटा गया है। ये बैक्टीरिया प्रोस्थिकी जनन में भाग नहीं लेते हैं और उनको कहते हैं, वो हैं जैसे कोलोबैक्टर, और दूसरे बैक्टीरिया वो हैं जो जनन में भाग लेते हैं, वो है हाइपोमाइक्रोबियम। तो इनके अंदर स्टॉक पाया जाता है और स्टॉक लगभग 20 माइक्रोन तक लंबा होता है और ये जो है फॉस्फेट युक्त पोषण माध्यम में बनता है। और इनका जो स्टॉक है वो आधारीय भाग घुंडीनुमा या चिपचिपा होता है और अनेक कोलोबैक्टर कोशिकाएं आपस में निचली घुंडियों के द्वारा गुलाब की पंखुड़ियों के समान विन्यासित हो जाती हैं और इनमें बाइनरी फिशन से उत्पन्न शीर्ष कोशिका पोलर फ्लैजिला से युक्त होती हैं और गतिशील होकर दूर तक चली जाती हैं। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो कि फुटबॉल जैसी आकृति के होते हैं, इनको बडिंग बैक्टीरिया कहा जाता है और ये बडिंग बैक्टीरिया आगे इनका फूला हुआ हिस्सा और एक पतली नलिका होती है और नलिका धीरे धीरे लंबाई में बढ़ के फूल जाती है। तो इस तरह से ये गोलाकार संरचना बन जाती है और ये कोशिकाओं का एक जाल सा बन जाता है और एग्जाम्पल है इसका रोडोमाइक्रोबियम। इसके बाद एक एल फॉर्म की संरचनाएं भी दिखाई देती हैं। इसको सर्वप्रथम एल फॉर्म्स क्या होते हैं बैक्टीरिया में, तो सर्वप्रथम क्लीनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने 1954 में स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस नामक बैक्टीरिया में प्रोटोजोआ का अनियमित कल्चर संवर्धन को वियोजित किया और जो वियोजित किया उन्होंने संवर्धन, प्रोटोप्लास्ट का अनियमित संवर्धन वियोजित किया और उसे एल फॉर्म का, एल प्रारूप का नाम दिया। साल्मोनेला प्रोटियस बैक्टीरिया को पेनिसिलिन युक्त माध्यम में यदि संवर्धन करने पर नग्न प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है। नेकेड प्रोटोप्लास्ट मतलब उसके ऊपर किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इनकी कॉलोनी माइकोप्लाज्मा के समान या तले हुए अंडे जैसी होती है और एल प्रारूपी बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो फिर से सेल वॉल डेवलप करके सामान्य कोशिका की अवस्था में आ जाते हैं और दूसरे वे जो पेनिसिलिन रहित सामान्य माध्यम में भी स्थायी रूप से एल प्रारूप में ही बने रहते हैं। मतलब यदि इनके प्रोटोप्लास्ट इनको संवर्धन माध्यम में यदि वियोजित किया जाता है तो इनका प्रोटोप्लास्ट नेकेड हो जाता है, उसको उन्होंने एल फॉर्म नाम दिया है। और ये एल फॉर्म स्थायी रूप से यदि इसी फॉर्म में रहते हैं और दूसरे प्रकार की जो मतलब पेनिसिलिन रहित माध्यम में यदि इनको संवर्धन किया जाए तो ये वापस से अपने चारों ओर सेल वॉल विकसित करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह से इनको दो उसमें बांट दिया है एल प्रारूप को, कि एक तो वो जो सेल वॉल डेवलप कर लेते हैं, दूसरे वो जो सेल वॉल डेवलप नहीं करते उसी प्रारूप में बने रहते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस और बैक्टीरोइड्स प्रजातियों की कोशिकाओं को अनुकूल ताप और माध्यम में रखे जाने पर ये एल प्रारूप स्वतः ही बना लेते हैं। पेनिसिलिन और लाइसोजाइम इत्यादि की उपस्थिति में सेल वॉल नहीं बनाने से जो एल प्रारूप की उत्पत्ति जो होती है वो इन कारणों से होती है कि स्ट्रेप्टोबैसिलस और बैक्टीरोइड्स
ये ये वाले जो सेल हैं बैक्टीरिया, ये अनुकूल ताप और माध्यम में रखने पर स्वतः ही एल प्रारूप बना लेते हैं। दूसरी ये संभावना हो सकती है कि पेनिसिलिन और लाइसोजाइम इत्यादि की उपस्थिति में कोशिका भित्ति नहीं बनने से, संवर्धन माध्यम में कोशिका भित्ति का संश्लेषण करने वाले पदार्थों की अनुपस्थिति के कारण, और चौथा कारण है कि यदि कोशिका भित्ति की प्रतिरक्षियों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। प्रायः ये देखा गया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में म्यूकोपेप्टाइड की जो वॉल होती है उसको हटाने से स्फीरोप्लास्ट, और ग्राम पॉजिटिव में प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होते हैं, और ये स्फीरोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट विभाजित होते हैं और एल प्रारूप जीवाणु प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये एल प्रारूप एल फॉर्म जीवाणुओं का कि जो प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन रहित है वो एल फॉर्म होता है, और इनको इन 4 कारणों से भी इनमें इनकी उत्पत्ति के ये इस तरह से ये कारण हो सकते हैं। धन्यवाद।